हेलो एवरीवन। हम पिछले कुछ स्लाइड में पढ़ रहे थे जो लिबर्टी या फ्रीडम जो है कि इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी के रूप में किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। इसमें हम कुछ अलग अलग कॉन्सेप्शंस भी पढ़ेंगे। फ्रीडम क्या है ना, एक एक एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, लाइक जस्टिस, लाइक इक्वलिटी। लिबर्टी लिबर्टी और फ्रीडम जो है ये इसके बीच भी एक डिबेट है कि भाई फ्रीडम और लिबर्टी जो है दोनों को अलग प्रकार से देखा जा सकता है। क्या आर लिबर्टी एंड फ्रीडम ट्विंस, और इस प्रकार से एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा पीस है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो इस स्लाइड में आप देखोगे कि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई सा भी एग्जाम हो, अगर फ्रीडम के बारे में मोस्ट प्रोबेबली या तो मिल का, जेएस मिल जो है उसका हार्म प्रिंसिपल, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, या फिर जो है पॉजिटिव लिबरल्स जो है उनसे कुछ टीएच ग्रीन वगैरह का कुछ पूछ लिया जाता है। बाकी यहीं से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में। तो इजाया बर्लिन जो है उसने सबसे पहले अपना टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी करके जो बुक लिखा, उसमें फ्रीडम को या फिर लिबर्टी को पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी के रूप में डिफाइन किया। पॉजिटिव को वो एक प्रकार से मोरल स्फेयर में पॉजिटिव फ्रीडम को हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ में डिवाइड करके देखता है, जिसमें आपका हायर सेल्फ जो है आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल करे, और नेगेटिव में एक प्रकार से जो रेस्ट्रिक्शंस ना हो भाई आपके ऊपर जो है, रिस्ट्रेंट्स ना हो, तो वो एक प्रकार से नेगेटिव फ्रीडम हो जाएगी। फ्री टू एंड फ्री फ्रॉम इस सेंस में भी इसको समझा जा सकता है। फिर इसी प्रकार से बेंजामिन कॉन्स्टेंट जो है उसने भी दो प्रकार की लिबर्टी के बीच में डिस्टिंग्विश किया है। पहला है लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स और दूसरा है लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स में देखा जाए तो कि भाई ग्रीक लोग है, रोमन्स है, ये किस प्रकार से लिबर्टी को देखते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिबर्टी वॉज एसोसिएटेड विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, जो लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स था। और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स जो है इसमें आप देखोगे कि नॉन इंटरफेरेंस एंड प्राइवेट राइट्स है ना। इस प्रकार अभी जो नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मॉडर्न कंसेप्शन जो है लिबर्टी का, वो नॉन इंटर लिबर्टी को नॉन इंटरफेरेंस और प्राइवेट राइट्स के रूप में देखता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, भले ही आपका पार्टिसिपेशन ना हो। आजकल के लोग आप देखते हो अक्सर जो है वोटिंग के परसेंटेज दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। तो नॉन इंटरफेरेंस मतलब इंडिविजुअलिस्टिक हो रहे हैं लोग मोर और मोर, और प्राइवेट राइट्स के बारे में ही लिबर्टी को देखा जाता है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग जो है लिबर्टी ऑफ एंसेंट वर्सेस लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। इसके बाद जो है ये आपका चार्ल्स टेलर है, ये भी दो टाइप्स की लिबर्टी के बारे में बात करता है। पहला है अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, जिसको ये एक प्रकार से नेगेटिव लिबर्टी के रूप में देखता है कि केवल आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू एक्ट। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि बोथ अ बेगर एंड अ किंग हैज इक्वल राइट टू स्लीप अंडर द ब्रिज, बट द किंग डज नॉट हैव टू स्लीप देयर एंड द बेगर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन। ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो केवल अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, अवसर है, पर उसके लिए जो कंडीशंस है एक्सरसाइज, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करने के लिए, वो असल में आपके पास है या नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, ये नेगेटिव है। और टेलर जो है इसको सफिशिएंट नहीं मानता है। ये बोलता है अ प्योर अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट इज इनएडिक्वेट टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। तो दूसरा क्या है फिर, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको आप एक्सरसाइज कर सको। इस प्रकार की जो फ्रीडम है इसको चार्ल्स टेलर जो है पॉजिटिव फ्रीडम के रूप में देखता है। फिर जो रिपब्लिकन आइडिया ऑफ फ्रीडम है ये भी थोड़ा सा अलग है। ये भी एक प्रकार से अल्टरनेटिव पेश करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी की जगह। ये फ्रीडम को जो है एज नॉन अप्रेशन या फिर नॉन डोमिनेशन जो है डिफाइन करता है। अब डोमिनेशन आपके ऊपर कहीं पर भी हो सकता है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव में तो स्टेट तक ही बात सीमित रह जाती है, लेकिन सोसाइटी में जो डोमिनेशन है एल्डर्स का, फैमिली में जो डोमिनेशन है फादर्स का या फिर अगेन एल्डर्स का,
उसका क्या, तो फ्रीडम जो है डोमिनेशन का अंत, चाहे वो किसी भी प्रकार का डोमिनेशन हो, उसका जब अंत होगा तभी आप जो है रियल सेंस में फ्री हो। ये रिपब्लिकन आइडिया ऑफ फ्रीडम है, जिसमें इसके एक्सपोनेंट्स एक तो ये फिलिप पेटिट है, और एक मैं नाम भूल रहा हूँ जिसने मैकियावेली के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, और रिपब्लिकन थिंकर है वो भी। तो इस प्रकार से ये रिपब्लिकन आइडिया ऑफ फ्रीडम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिपब्लिकन आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है वो फ्रीडम को किस प्रकार से डिफाइन करता है, तो इट डिफाइंस फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन। चार्ल्स टेलर का बहुत कम बार पूछा गया है, पर कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम वर्सेस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसी प्रकार से बर्लिन का जो है, ये तो आप सबको पता ही है, कांस्टेंट, बेंजामिन कांस्टेंट का भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जो है ये जेराल्ड मैकुलम है, ये बात करता है फ्रीडम इज ट्रायडिक रिलेशनशिप की। ये बोलता है कि मैं एक प्रकार से एक वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी से आगे बढ़ करके। ठीक है, तो ही एक्सप्लेन्स लिबर्टी और फ्रीडम एज अ ट्रायडिक रिलेशनशिप, कि एक प्रकार से त्रिकोणीय संबंध है लिबर्टी के अंदर। क्या है ये है कि एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बिकम जेड, कि भाई एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई, कि ये एक प्रकार से नॉन इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कि वाई वाई से एक्स फ्री है टू डू और बिकम जेड, कि इसके अलावा भी जो है कुछ करने के लिए वो फ्री है। तो फ्रीडम देयरफॉर इज अ ट्रायडिक रिलेशनशिप, दैट इज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री थिंग्स। पहला है कि कोई ना कोई एजेंट है, जैसे एक्स जो है वो क्या है, एजेंट है। तो तीन प्रकार की रिलेशनशिप है, पहला है एजेंट के बीच में, दूसरा है सर्टेन प्रिवेंटिंग कंडीशंस। प्रिवेंटिंग कंडीशंस क्या है, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई। अब वाई कुछ भी हो, दूसरा पर्सन हो, चाहे कोई कंस्ट्रेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहला एजेंट हो गया, एक्स एजेंट हो गया, वाई जो है वो प्रिवेंटिंग कंडीशन हो गया, और जेड जो है ये बिकमिंग ऑफ द एजेंट है ना, सर्टेन डूइंग, कि वो कुछ करने के लिए भी स्वतंत्र हो। तो तीन प्रकार से, एक प्रकार से इसने नेगेटिव और पॉजिटिव को साथ में ही समेट लिया। ठीक है, कि वोट इज फ्री और अनफ्री एक्स, फ्रॉम वोट इट इज फ्री और अनफ्री वाई, एंड वोट इट इज फ्री और अनफ्री टू डू और बिकम इट इज जेड। तो इस प्रकार से हमने ये पांच जो है कंसेप्शंस, अलग अलग कंसेप्शंस पढ़े। फ्रीडम जो है वो ऊपर हमने बात की थी कि इट इज़ एन इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, कोई सेटल्ड डेफिनेशन नहीं है, कोई सेटल्ड आइडिया नहीं है। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग प्रकार की फ्रीडम की बात करते हैं। बर्लिन है, बेंजामिन कॉन्स्टेंट है, चार्ल्स टेलर है, फिलिप पेटिट है, और जेरल्ड मैकुलम है। तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या था, कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, क्या समस्या थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के गवर्नमेंट के अंदर की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग बढ़े। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिकॉज ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस एंड क्लासिफाइड देम इनटू अ टाइपोलॉजी ऑफ रिजीम्स। पॉलिटी है, डेमोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, और भी है ना। तो उन इस प्रकार से अरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसिडर किया जाता है। मैकियावेली भी जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक थिंकर जो है समझा जा सकता है। उसने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज को डिवाइड किया, जिसमें एक जो मोनार्की होता है, दूसरा रिपब्लिक होता है। इस प्रकार से जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हालांकि बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन जो है ये एक प्रकार से 1950s में नए अवतार के रूप में पेश आता है। और उससे पहले की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको हम मोस्टली कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स का ही नाम देते हैं। तो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इट इज आल्सो नोन एज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। रोनाल्ड चिलकोट जो है, ही इज अ मेजर अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ही सेज दैट दीज टू टर्म्स कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये कंसेप्चुअल कंफ्यूजन एक प्रकार से क्रिएट करता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे क्या कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, क्या कंपैरेटिव
पॉलिटिक्स है। तो कई बार इस प्रकार के कीवर्ड्स जो है वर्ड एसोसिएशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हु टर्म्ड द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज कंसेप्चुअल कंफ्यूजन। तो अगेन द आंसर इज रोनाल्ड चिलकोट। अब जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है? देखो, कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है उसमें एक प्रकार से इंस्टीट्यूशंस जो हो इंस्टीट्यूशंस और उनके जो फंक्शंस थे, दो कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस और फंक्शंस या फिर एक ही कंट्रीज के दो इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर किया जाता था। मोस्टली जो है ये फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस होते थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ तक ही ये लोग सीमित थे, मतलब फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस को ये लोग कंपेयर करते थे और रियल कंपैरिजन जो है देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित थे। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक ब्रॉडर रेंज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टडी करता है, जिसमें कि इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें आप कास्ट ले लो, क्लास ले लो, जो जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से या फिर स्टेट से, ट्राइब्स है, कम्युनिटीज है, एसोसिएशन है, यूनियंस है, इन सब को भी ये अपने फोल्ड में लेकर के आता है। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बजाय। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशंस रही थी ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की या फिर कहें तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले अभी आपको पता चल जाएगा इन सब चीज़ों से, ये जो लिमिटेशंस कुल मिलाकर के, ये रॉय मैक्रेडिस जो है एक थिंकर है, थियरिस्ट है, उसने ये बात की है कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी, इट वाज नॉन कंपैरेटिव, इट वाज डिस्क्रिप्टिव, इट वाज मोनोग्राफिक, इट वाज पैरोकियल। ठीक है, और स्टैटिक, इस प्रकार से ये कई प्रकार की बातें करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि नॉन कंपैरेटिव किस प्रकार से थी? नॉन कंपैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव की ये इस प्रकार से थी कि इट डिस्क्राइब्ड अ नंबर ऑफ कंट्रीज बट अटेम्प्टेड लिटिल कंपैरिजन। पहली बात तो जो है उस टाइम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में तो कोई बात की ही नहीं गई थी भाई। अमेरिका और यूरोप के जो कुछ मेजर कंट्रीज थे उनके ही इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही बात, तो पूरी प्रकार से कंपैरेटिव कहाँ हुआ? मतलब एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप उनको जो यूएसए के साथ में कंपेयर करो तो कुछ बात भी बने। आपने बस केवल प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो को बस कंपेयर कर लिया एंड तो ये इट वाज, है ना, वेरी लिटिल कंपैरिजन। दूसरा है मोनोग्राफिक। मोनोग्राफी का मतलब अगेन एक ही कंट्री के बारे में जो है, एक ही चीज के बारे में आप बात करते जा रहे हो। देर वॉज नो सीरियस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वाई पर्टिकुलर कंट्रीज हैड अ मल्टी पार्टी सिस्टम और वाई डेमोक्रेसी वर्कड बेटर इन वन कंट्री देन इन अनदर कंट्री। तो आप अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो यूएसए की ही डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, उसी में कोई फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हो, उसी के इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर कर रहे हो, इस प्रकार से आप देखोगे तो ये इट वाज मोनोग्राफिक। थर्ड, इट वाज नैरोवर इन स्कोप एज इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मल लीगल अप्रोच। ठीक है, अब फॉर्मल लीगल अप्रोच और नैरोवर इन स्कोप का मतलब कि इसकी जो स्टडी थी इट वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द स्टडी ऑफ फॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। जो फॉर्मल प्रोसेसेस है जिसमें फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इस प्रकार की जो बात की जाती है। अब जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्टेड स्टडिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस एज वेल। एक होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एक होता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस। पॉलिटिकल प्रोसेसेस मतलब सोशल मूवमेंट है, ये जो और प्रकार के मूवमेंट है, ये क्या है, ये कास्ट है, कास्ट और पॉलिटिक्स का जो मिलन है, उनके बीच में जो संबंध है, ये सब क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस है। जबकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वही ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस कुछ भी मान लो। फिर लास्ट है पेरोकियल या फिर यूरोसेंट्रिक। इसका मतलब है कि भाई यूरोप तक ही केंद्रित था उस टाइम जो है, बाकी कंट्रीज कहीं ना कहीं अंग्रेजों के और इन सब के अधिकार में थी, तो वहीं तक इनका कंपैरिजन जो है सीमित था। तो ये कुछ लिमिटेशंस है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। फिर क्या होता है कि इसकी कुछ मेजर अप्रोचेस भी रही है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, फिलोसॉफिकल है, हिस्टोरिकल है, इंस्टीट्यूशनल है और इस लीगल रैशनल कुछ करके अप्रोच है एक। तो ये चारों अप्रोचेस जो थे इनको क्रिटिसाइज करके जो एक एक प्रकार से शिफ्ट आता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब इसमें टू मेजर डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं।
क्या क्या डेवलपमेंट्स थे? पहला तो था डेवलपमेंट इंटरनल टू द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या डेवलपमेंट था इंटरनल? ये था बिहेवियरल रेवोल्यूशन। ठीक है, दो मेजर डेवलपमेंट्स थे। पहला था डेवलपमेंट इंटरनल टू द डिसिप्लिन जो था बिहेवियरल रेवोल्यूशन, एंड सेकंड था डीकोलोनाइजेशन। दोनों ही मेजर डेवलपमेंट्स थे। बिहेवियरल रेवोल्यूशन जो थी वो एक प्रकार से इम्प्लाई करता है कि बिहेवियर जो है इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रूल्स। भाई वाई डू ह्यूमंस बिहेव एज द डू। और इसी प्रकार से जो है अगर ह्यूमंस है तो फिर इंस्टीट्यूशंस भी अलग अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। तो असली जो फैक्टर है वो क्या है? ह्यूमन है ना, ह्यूमन का बिहेवियर है। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर बहुत सारे डेटाज कलेक्ट किए और उनको मिला करके साइंटिफिकली एक थियरी निर्माण की कोशिश की। तो इट ब्रॉट अ न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा था डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन जो है इसने एक प्रकार से जो एम्पिरिकल फील्ड थी, जो डेटा कलेक्ट करने की जो फील्ड थी, उसको ब्रोडन कर दिया। भाई कुछ बहुत सारे नए कंट्रीज जो है वो भी हरकत में आ गए, वो भी उनके भी सिस्टम्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें जो है जो जो स्पेशली इस प्रकार के कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जिनके अंदर थियरी एंड प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ भी है लेकिन फंक्शंस अलग टाइप की गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बातें जो लिखी हुई है उसके अंदर हो सकता है वो इन प्रैक्टिस मानी जाए या बिलीव की जाए या नहीं की जाए। तो इस प्रकार से डीकोलोनाइजेशन बहुत सारी नई चीज़ें इस फोल्ड के अंदर लेकर आया। तो इट वाज रियल कंपैरिजन है ना। एक प्रकार से देखा जाए तो फिर बहुत सारे नए मॉडल्स भी लेकर के आया। ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन के अंदर ही आप देखते हो सिस्टम एनालिसिस आया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आई, साइबरनेटिक्स अप्रोच आई, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस आया। इस प्रकार से सिमुलेशन अप्रोचेस जो थी, फिर आगे जाकर के पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। तो एक प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ऐसा बोलते हैं कि असल में शुरुआत जो है बिहेवियरल रेवोल्यूशन के साथ में ही होती है। इससे पहले जो चीज़ थी डोमिनेंट थी वो थी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक प्रकार से कंपैरेटिव गवर्नमेंट का ही कहीं ना कहीं पार्ट थी या फिर ट्रेडिशनल अप्रोचेस का पार्ट थी। तो इट जो ये जो नया रेवोल्यूशन था बिहेवियरल रेवोल्यूशन, इट ब्रोट मैनी न्यू मॉडल्स। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये सब के सब जो है ये 1950s या फिर अर्ली डिकेड्स ऑफ ना। हालांकि शुरुआत कहीं ना कहीं ग्राम वालाज है, चार्ल्स मेरियम है। चार्ल्स मेरियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। या फिर आर्थर बेंटले, इन लोगों के साथ में शुरुआत हो गई थी, लेकिन डेविड ईस्टन और ये आमंड और ये सब लोग जो थे ये सही प्रकार से बिहेवियरल रेवोल्यूशन के को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर लेकर के आते हैं। तो यहाँ से ऐसे बोला जाता है कि भैया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है सही सेंस में इसकी शुरुआत होती है। फ्रैंक ठाकुरदास जो है ये बोलता है कि सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टडी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेंडिंग होराइजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। इसने एक प्रकार से जो पॉलिटिकल साइंस का होराइजन है उसको ब्रॉडर किया है, उसको एक्सपेंड किया है। किस प्रकार से? ये इस प्रकार से इसको डिफाइन करता है, फ्रॉम प्लेन्स ऑफ डाउट्स टू अ हायर प्लेटो की तरफ जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस को लेकर के गया है। ये इस बात का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो थी उनको क्रिटिसाइज किया गया कि भैया ये वैल्यू लेडन है, ये है वो है, नॉन एम्पिरिकल है, नॉर्मेटिव है। इनकी तरफ से हम फिर हायर प्लेटो की तरफ बढ़ते हैं जो एम्पिरिकल अप्रोचेस है, जो फैक्ट बेस्ड है, जो साइंटिफिक है। फिर ये स्केप्टिकल डिकेड्स ऑफ 1950s, मतलब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रैंक ठाकुरदास टर्म्ड स्केप्टिकल डिकेड्स ना कौन सा जो टाइम पीरियड था उसको। तो 1950s वो भी स्केप्टिकल था अपने आप में, कि ये जो स्केप्टिकल था अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोचेस, अबाउट कि भाई नई जो चीज़ लेकर के आ रहे हैं, जो सिस्टम थियरी लेकर के आ रहे हैं, उसके नई वोक्यूबलरी थी, नए कॉन्सेप्ट्स थे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये स्केप्टिकल थे। फिर डिटरमाइन डिकेड ऑफ 1960s की 1960s में वापस से जो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ जाता है ना। स्केप्टिकल डिकेड आप समझ सकते हो कि एक प्रकार से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी की बात की जाती है इसमें। फिलोसॉफिकल अप्रोच को एकदम से भुला देने की, खत्म कर देने की बात की जा रही है। तो ये एक प्रकार से स्केप्टिसिज्म था। लोग इस नई चीज को पूरे प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है कि भैया इतना साइंटिज्म जो है वो सही भी है या नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर डीलिंग विद ह्यूमन साइंसेज एंड नॉट नेचुरल साइंसेज। सॉरी। फिर जो है
डिटरमाइन डिकेड्स ऑफ 1960s। इसके बाद में जो है वापस से एक प्रकार से जो है नई चीजें आने लगती है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे मॉडल्स ब्रॉट न्यू मॉडल्स, इसमें बहुत सारे और भी जो डेवलपमेंटलिज्म का जो फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी अप्रोचेस जितनी भी है ये कब आती है? 1950s के इर्द गिर्द ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है मोस्टली। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। आगे हम इसका जो डेवलपमेंट है, किस प्रकार से पॉलिटिकल ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आगे बढ़ता है भाई, अर्ली 20th सेंचुरीज में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है, 1970s के बाद में क्या होता है, 80s और 2000 के बाद में क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से क्या, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक प्रकार से थोड़ा सा डराने वाला सा सब्जेक्ट ऐसा सुनने में आया मेरे को, कि लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने में। वो कारण है उसका क्योंकि नई वोकेबलरी है सारी की सारी, और अभी एक प्रकार से देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा मायने भी नहीं रखता। ये चीज़ें एक टाइम के लिए आई और आकर के चली गई बस। अब जब ये सिलेबस का पार्ट है तो हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस तो रखती है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर आप जुड़े रहते हो तो यू विल फाइंड आउट दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ठीक है, आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्रू डिफरेंट डिकेड्स। दैट इज़ ऑल फॉर दिस स्लाइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।